और मार्ग जब आसान हो जाता है तो जीवन बहुत सरल रीति से चलता है। कहते हैं ना, कदर और वक्त ऐसी दो चीजें हैं जिनकी हम कदर करते, वो हमें वक्त नहीं देते, और जिनको हम वक्त देते वो हमारी कदर नहीं करते। यही चल रहा है ना, यही चल रहा है ना। 24 घंटे होते हैं, अगर देखा जाए तो जो हमारी कदर कर रहा है उसे हम कितना वक्त दे रहे हैं, कितना वक्त दे रहे हैं। वर्षा चाहिए तो बाबा से, शक्ति चाहिए तो बाबा से, और जीवन श्रेष्ठ बनानी चाहिए तो बाबा से। तो उसके लिए हमें वक्त कितना देना चाहिए, कितना देना चाहिए? समझ सकते हैं? आधे का भी आधा, और उसका भी आधा हम वक्त उनको नहीं दे रहे हैं जिन्होंने हमारी कद्र को बढ़ाया है ना। तो जब प्राप्ति अधिक चाहिए तो समय भी अधिक देना होगा, और जब समय स्वर्ण काल में हमारा बीतेगा तो जीवन तो स्वर्ण बन ही जाएगी, उसके लिए विचार करने की जरूरत नहीं। कहते हैं ना कि जीवन को श्रेष्ठ बनाना है तो समय को मूल्य देना शुरू करें, और जब हम समय को मूल्य देना शुरू करते हैं तब तक वो वक्त निकल गया होता है। आप सभी ने एक कहानी सुनी होगी, दो पंछी एक झाड़ पर बैठे हुए थे, और उस झाड़ के तने में दो बंदर और बंदरी बैठे हुए थे। तो जो पंछी ऊपर बैठे हुए थे वो कह रहे थे, इस समय को बहुत वरदान है, अगर ये बंदर बंदरी इस झाड़ से नीचे कूद जाए तो ये राजकुमार राजकुमारी बन सकते हैं। तो बंदरी बंदर को कह रही थी, सुन रहे हो? तो उसने सुनते हुए भी, समझ रहे आप कैसे किया होगा? फिर एकदम पंछी दोनों आपस में फिर बोले, समय जा रहा है, अगर ये बंदर बंदरी अभी कूद जाए इस झाड़ से तो राजकुमार राजकुमारी बन सकते हैं। बंदरी ने फिर इशारा किया तो बंदर ने क्या कहा, तुम कूद जाओ, मुझे कूदने की जरूरत नहीं है। वो कूद गई और राजकुमारी बन गई। लेकिन जब बंदर ने देखा तो वो भी कूदा, लेकिन समय निकल चुका था और उसकी एक टांग टूट गई। वो तो मदारी आया और उसे लेकर के चला गया, और एक राजकुमार आया तो वो महल में लेके चला गया। तो वो वक्त कहीं दूर का नहीं है, वो वक्त अभी चल रहा है, और अगर हमने अभी ध्यान नहीं दिया तो पक्का है कि उस बंदर के मुआफिक हमको भी मेहनत करके ही खाना पड़ेगा। वरदान के समय जब हम अपना छोटा सा भी त्याग करते हैं तो उसका प्रतिफल बहुत मिलता है, और अगर समय को हमने चूक दिया, समय को अगर हमने ध्यान नहीं दिया तो वही हाल होता है कि हम मेहनत अधिक और प्राप्ति कम कर सकते हैं। याद आ रहा है मुझे 1984 का समय, जब हम इस विद्यालय में जनवरी मास में एंट्री किए थे। उस
समय कोई भी फोर्स नहीं कराता था, कोई इतना बड़ा यज्ञ हमारे सामने नहीं था। लेकिन जब व्हाइट ड्रेस में रूहानी दृष्टि के साथ और पॉजिटिव सोच रखने वाले दीदियों से जब हमने बाबा के महावाक्य सुने तो पता है कैसा लगता था? कैसा लगता था कि बस जल्दी से हमारी ये जीवन बन जाए। कहीं ऐसा ना हो कि समय बीत जाए और हम इस भगवान के कार्य में अपना सहयोग देने से वंचित रह जाए। उम्र छोटी थी, परिवार राजपूत घराना था, जमींदार फैमिली थी, निकलना इतना सहज नहीं था। जो हमारे फादर थे उनको मुरली बहुत अच्छी लगती थी और ड्रामा बहुत पक्का था, लेकिन जो हम लोगों के लिए कुछ होना चाहिए वो उनका नहीं था, क्योंकि उनको लगता था समाज क्या कहेगा। तो वो कहते थे आज आप ब्रह्मा कुमारी करो और कल आप अगर रिटर्न हो गए तो हम समाज को मुख कैसे दिखाएंगे। लेकिन लगन इतनी पक्की थी, 13 वर्ष की उम्र थी और वहां पर लगन इतनी पक्की थी कि व्हाइट ड्रेस जब हम दीदियों की देखते थे तो लगता था कि ब्रह्मा बाबा तो और ऊंचा फरिश्ता होगा, लेकिन यही हमको फरिश्ते नजर आया करते थे। और लगता था कौन सा ऐसा दिन होगा जो इस व्हाइट ड्रेस में हम भी रूहानी दृष्टि के साथ बाबा के महावाक्यों का उच्चारण करेंगे। समय बीतता गया, पढ़ाई चलती गई और हम आगे बढ़ते गए। निश्चय इतना अटूट हो गया कि समाज कुछ भी कहे, क्योंकि बंदिशें बहुत होती है राजपूत घराने में। हम लोग कभी दरवाजे पर खड़े नहीं हो सकते थे, छत पर कभी जा नहीं सकते थे, संगठन के जहां कारोबार होती थी वहां हम लोग नहीं जा सकते थे। और कहा एकदम अपोजिट, ये फील्ड का कारोबार और वो घर में रहने का कारोबार। धीमे धीमे कदम आगे बढ़े, सेवा केंद्रों पर जाना प्रारंभ हुआ, लेकिन परीक्षा भी बड़ी थी। फादर को तो ज्ञान था तो उन्होंने तो एडजस्ट किया, लेकिन जब हमारे बड़े पापा जी जिनसे कि सभी डरते थे, उनके आगे किसी की हिम्मत नहीं थी कि कोई रिप्लाई दे सके। उन्होंने जब हमारी अनुपस्थिति घर में देखी तो उन्होंने आते ही पूछा कहां पर है। नजर नीचे झुकी फादर की और कहा कि सेवा केंद्र पर गई हुई है। उन्होंने पूछा सेवा केंद्र पर आपने छुट्टी दी? तो उन्होंने कहा वो, क्योंकि कुछ तो उन्हें कहना था, उन्होंने कहा कि वो चले गई, हमने बहुत कोशिश की रोकने की। तो वो स्वयं ही वहां पर पहुंच गए। उस समय हम कासगंज में थे दीदी के पास, लेकिन जब वहां पर वो पहुंचे तो राजपूत फैमिलियों में बहुत जाति का विशेष रहता है। जब वहां पर वो पहुंचे मिलने के लिए तो उन्होंने जो भी सेवा केंद्र में भाई बहन थे सबका परिचय दिया। आप कौन हैं, आप कौन हैं? तो किसी ने गुप्ता कहा, किसी ने शर्मा कहा, किसी ने और कुछ अपने आप को संबोधन किया। तो उनका बुद्धि चल रही थी कि यहाँ पर तो राजपूत फैमिली का कोई भी नहीं है और ये यहाँ कैसे रह रही
जब उनसे हम मिले तो लाइफ में परिवर्तन तो था, तो मिलते ही वो हमसे कुछ और नहीं पूछ सके, क्योंकि एक बड़ों के आगे तो वैसे भी नम्र होकर के ही जाना होता है, और भी नम्र हुए क्योंकि हमें अपना रास्ता क्लियर करना था। जब और नम्र होकर हम उनसे मिले तो उन्होंने बस एक ही शब्द पूछा हमसे, बेटा, क्योंकि हमारे यहाँ बेटियों को भी बेटा ही बोला जाता है, तो उन्होंने कहा, बेटा, यहाँ पर कोई भी हमें अपने घराने का नहीं दिख रहा है, तुम यहाँ एडजस्ट कैसे करोगी? ड्रामा ऐसा इतना अच्छा है, कल्याणकारी है, बाबा पहले से ऐसी अच्छी सेटिंग करके रखते हैं कि वहां पर आप सभी जानते होंगे मनोरमा दीदी इलाहाबाद से, जानते हैं आप सभी? जानते होंगे, कुछ पहले जानते होंगे। तो मनोरमा दीदी इलाहाबाद से उस समय कासगंज में थी और वो राजपूत फैमिली से थे, जेलर उनके फादर थे। तो हमको तो बस मत पूछिए कि इतनी खुशी हुई, और हमने दीदी से उनको मिलाया कि आप मिलिए तो सही, यहाँ पर राजपूत फैमिलियों की बेटियां भी अपनी सेवाएं दे रही हैं। जब वो उनसे मिले तो आपने उन्हें सुना नहीं है, अगर जिन्होंने सुना है दीदी को, तो वो कन्विंस हर हालत में कर ही देती है, और उन्होंने कन्विंस किया उनको, और कन्विंस वो ऐसे हुए कि उन्होंने हमें छुट्टी दी, और छुट्टी के साथ ये कहा, बेटा, हम एक आपको आदर्श ब्रह्मा कुमारी के रूप में देखना चाहते हैं, जिससे कि हमारा नाम रोशन हो। और जब बंधन वाले को निर्बंधन हो जाए तो उसे खुशी तो मिलेगी ना। ड्रामा अनुसार बाबा से मिलन मनाने के लिए मधुबन पहुंचे। वो वाकया 87 का रहा होगा, 1987 का। तो उस समय बाबा ओम शांति भवन में आया करते थे, जो पुराने भाई बहने हैं वो जानते होंगे। और ओम शांति भवन में भी बाबा मुरली के बाद जो सेवा के से पार्टी आया करती थी, उस पार्टी को पूरा स्टेज पर आना होता था, और वो सारी पार्टी को बाबा संबोधन करते थे, और उसके बाद पर्टिकुलर एक एक को बाबा अपने हाथ से टोली और दृष्टि दिया करते थे। उसी बड़ा मजेदार हुआ करता था। नंबर हमारा भी आया, मदर साथ में गए हुए थे, और जब नंबर हमारा वहां पर आया और बाबा ने जब हमारा हाथ, फील करिएगा, जब हमारा हाथ बाबा के हाथ में गया तो क्या करंट थी बाबा के हाथ में। मेरा हाथ ऐसे ऐसे पीछे की ओर हट रहा था। बाबा से मम्मी ने कहा, बाबा आपकी बच्ची आई है। तो बाबा ने दृष्टि इतनी पावरफुल दी और कहा, बच्ची नाम रोशन करेगी, दोनों पिता का नाम वाला करेगी, और यज्ञ में इतिहास रचेगी। हम तो नहीं उसको समझते थे उस समय, लेकिन बाबा की वो आकर्षण, वो एक करंट जो अंदर गया, उसने मुझे अशरीरी बना दिया। और बस जीवन का फाइनल फैसला था कि जो करना है वो यज्ञ के लिए करना है ना। क्योंकि जीवन तो हमने 84 लिया है ना, लिया है ना जन्म 84। हर जन्म तो हमने लौकिक के आधार से अपने जीवन व्यतीत किए हैं, लेकिन एक जन्म भगवान के साथ, और वो परम सौभाग्य हर एक को प्राप्त नहीं होता है जो एक जन्म भगवान के साथ सफल करे। वो जैसे कहे, जैसे चलाए, जो खिलाए, जहां बिठाए, वैसे हमको चलना है।
याद आ रहा है मुझे अपनी फादर की स्टेज, जब वो पहले ये नियम नहीं था कि 2 वर्ष में जाना है, 3 वर्ष में जाना है, जैसे कहते थे 1 वर्ष नियम अपनाइए उसके बाद मधुबन जाना है। अभी तो रूल्स बहुत है, लेकिन पहले वो जनवरी में ज्ञान में आए और जून में बाबा से मिलने की उन्हें छुट्टी मिली। जब वो बाबा से मिलने मधुबन गए और वहां की सारी सीन देखी उन्होंने, बाबा से मिले तो बाबा ने भी उन्हें महावीर का वरदान दिया। और जब वो घर लौटे तो आज सीन देखने योग्य थी, क्योंकि हम छोटे छोटे थे, हमारी उम्र 13 वर्ष, हमसे छोटे वाले के 11 वर्ष, उससे छोटा 9 वर्ष, उससे छोटा 7 वर्ष, हम 4 भाई हैं। और जहां हम वार्तालाप में आए वो एकदम कहते थे उंगली रखकर शांत, मानो उन्होंने पूरे घर को ही क्या बना दिया था, बिल्कुल शांत। जो भी हम लोग बातें किया करते थे वो इशारे से, और इतना नशा चढ़ गया कि घर में रहते भी कलर्ड कपड़े कैंसिल हो गए और व्हाइट कपड़े पहनना शुरू कर दिया। बाबा कहते हैं ना इकोनॉमी करो, तो इकोनॉमी इतनी होने लगी कि वस्त्रों की तो कोई कमी नहीं थी, इतनी करने लगे क्योंकि हर एक ने भंडारी अपनी अपनी रखी और बाबा के घर में भेजने का सिलसिला बनाया। धीमे धीमे यज्ञ में समर्पित हुए। फादर ने समर्पित पहले हमारा समर्पण किया, और वो भी समर्पण माउंट आबू में जो अपना मेडिटेशन हॉल है, उस मेडिटेशन हॉल में किया गया, जिसमें हमारे रिलेशन वाले भी सभी आए, लेकिन एक जो हमारे मामा जी थे वो अपोजिट थे एकदम। और अपोजिट का भी एक कारण था कि वो बहुत ही प्यार किया करते थे हम लोगों को। मदर, चाचा, ताऊ, मामा सब में अकेली बहन थी और उनकी सबसे बड़ी बेटी हम, तो उनको था कि हम अपना नाम रोशन करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। उनको बहुत सारी उम्मीदें थी, लेकिन जब उम्मीदें पूरी नहीं हुई तो उन्होंने एक ही काम किया, जब आप हमारे हाथ का नहीं खाएंगे तो हम आपके हाथ का नहीं खाएंगे, आप हमारे यहाँ नहीं आओगे तो हम आपके यहाँ नहीं आएंगे। माना 2 मच अपोजिट। लेकिन जब समर्पण का वक्त आया तो मदर ने कहा निमंत्रण तो दे ही दे उनको, आगे तो पार्ट है उनका। जब उन्हें निमंत्रण दिया गया तो वो वहां पहुंचे, और बाद में जब उनको समर्पण के बाद जब उन्होंने अपना अनुभव शेयर किया तो यही अनुभव शेयर किया कि बेटियां तो हर एक की दूसरे स्थान पर जाती हैं, लेकिन आज हम अपनी बेटी को विदा करने में बहुत खुशी फील कर रहे हैं, जिनका सारे संसार में अपना घर हो, जिनका इतना बड़ा परिवार हो, ऐसे परिवार में समर्पित करने में आज हमें नाज उत्पन्न हो रहा है। और वहां से वो खुश हुए और उन्होंने अपनी जीवन भी एक जो अपोजिट वाले थे वो पॉजिटिव बनाई। और पॉजिटिव जब हुए, क्योंकि अपोजिट का जब संकल्प चलता है ना तो वो हमें विघ्न रूप जरूर लगता है, और वो विघ्न हमें आगे बढ़ने में एक स्पीड ब्रेकर का काम करता है। तो उस ब्रेकर को हमें, क्योंकि स्पीड ब्रेकर पर जब हमारी गाड़ी पहले से स्पीड से आ रही होती है और उसी स्पीड से हम ब्रेकर से निकालना चाहें तो नेचुरल है कि हमें प्रॉब्लम क्रिएट हो। वहां हम थोड़ा सा स्लो करें और उसके बाद आगे स्पीड बढ़ा कर ले जाए। आपने सभी ने देखा नहीं होगा तो सुना तो है, जब शेर छलांग लगाता है तो कैसे लगाता है? पीछे बैक होकर और उसके बाद लंबी जंप देता है। धीमे धीमे एक सिलसिला आगे बढ़ता रहा। हमारा समर्पण हुआ, फिर छोटी बहन है उसका समर्पण हुआ,
और उसके बाद फादर ने शरीर छोड़ दिया। और वो सभी 1998 में माउंट आबू से शांतिवन शिफ्ट हो गए। वहां एक घर बनाया गया और वहां पूरी फैमिली वो शिफ्ट हो गए और हम लोग यूपी में अपनी सेवाएं देने लगे। तो फादर की जब पहली बरसी आई तो उसमें जो मेरे से छोटा भाई है अकाउंट डिपार्टमेंट में अनूप भाई, उसको समर्पित किया गया। कहां बरसी और कहां समर्पण, देखिए तो कैसा अपने लड़की का संयोग होता है। दूसरी बरसी पर जो छोटा भाई आई डिपार्टमेंट ट्रॉमा सेंटर में मैनेजर है, उसको समर्पित किया गया। और तीसरे बरसी पर मदर को ही समर्पित कर दिया। तो ऐसे परिवार समर्पित हुआ। और आज दीदी जो आपके अभी सामने आ गए हैं और भाई साहब जो भी आपकी क्लास करा के गए, उन दोनों की पालना में हम आगे बढ़ रहे हैं और आगे बढ़ते ही रहेंगे। भाई साहब एक हमारे बड़े भाई का कर्तव्य निभाते हैं और दीदी एक बड़ी बहन का कर्तव्य हमारे साथ निभाते हैं और जीवन आगे बढ़ रही है। यही वाणी को विराम देती हूँ, क्योंकि अब आप साकार माता पिता के अनुभव सुबह आपने थोड़े सुने, हम आगे सुनेंगे। ओम शांति।